नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस क्लास में बीकॉम सेमेस्टर थर्ड सिक्स्थ का जो बीएडएम सब्जेक्ट का पेपर है, इंश्योरेंस जिसका नाम है, उसकी लास्ट यूनिट यानी कि फोर्थ यूनिट को हम इस वीडियो में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और फोर्थ यूनिट का जो आपका सिलेबस है वो रहने वाला है प्रीमियम कैलकुलेशन इन लाइफ इंश्योरेंस, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द जनरल इंश्योरेंस। इनके बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमने अ, हर यूनिट का सेपरेट जो क्लास है वो अपलोड कर रखा है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो वो सारी क्लासेज आप देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यूनिट की। और पीडीएफ आपको एज यूजुअल हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन इन लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा में प्रीमियम का निर्धारण कैसे होता है। प्रीमियम इज द प्राइस पेड बाय द इंश्योर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, यानी कि प्रीमियम वह मूल्य होता है जो बीमित जीवन बीमा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए देता है। यानी कि हम ये बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस की किस्त जमा करवानी है, तो वो जो किस्त होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। यानी कि वह पर्टिकुलर अमाउंट जो उसे एक टाइम ड्यूरेशन के रिगार्डिंग पे करनी होती है। जैसे मान लो मंथली अगर पे करना चाहता है तो मंथली, क्वार्टरली होती है या हाफ एंड ईयरली होती है या ईयरली प्रीमियम होता है। तो वो जो इंश्योरेंस ले रहा है उस इंश्योरेंस के लिए जो इंश्योर्ड व्यक्ति है, जो एक प्राइस पे करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस premium is calculated on a scientific and actuarial basis so that the insurer can meet future liabilities such as claims, expenses and profits। यानी कि जीवन बीमा में प्रीमियम का निर्धारण वैज्ञानिक और एक्चुरियल आधार पर किया जाता है ताकि बीमाकर्ता भविष्य के दायित्वों जैसे दावे, व्यय और लाभ आदि को क्या कर सके, मीट आउट कर सके, पूरा कर सके। यानी कि जो प्रीमियम होता है उसको जो इंश्योरर होता है यानी कि जो कंपनी होती है वो इसे साइंटिफिक और एक्चुरियल बेसिस पे करती है ताकि अगर कोई क्लेम होता है तो उसको भी निपटा सके, खर्चे होते हैं उसको भी निपटा सके, और प्रॉफिट वगैरह हो तो उसको भी क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। अब इस प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है प्रीमियम कैलकुलेशन का। The premium is calculated on the principle of equivalence, which means that present value of premiums is equal to present value of expected claims plus expenses। यानी कि प्रीमियम का निर्धारण समानता के सिद्धांत पे किया जाता है ताकि अर्थात प्रीमियम का वर्तमान मूल्य क्या है वो किसके इक्वल होना चाहिए कि दावों का जो अपेक्षित और व्यय का जो वर्तमान मूल्य है उनके बराबर हो। ये देखो, क्योंकि दावा तो कब होगा, फ्यूचर में होगा। दावा कब होगा, फ्यूचर में होगा, लेकिन प्रीमियम कब दे रहा है कस्टमर, अभी दे रहा है प्रेजेंट में। तो हमें पता है आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है मीन्स आने वाले टाइम में महंगाई ज़्यादा हो जाती है, और वो जो मनी है, मनी की जो इंटरनल वैल्यू है वह क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो दावा जैसे मान लो ज़्यादा का भी मिलेगा तो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज क्या है, कम ही होगी। तो जो प्रीमियम है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके इक्वल दावों की क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। जो खर्चे होते हैं कंपनी के उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग वह प्रीमियम को क्या करता है, डिसाइड करता है। तो प्रीमियम का जो कैलकुलेशन होता है वो एक्सपेक्टेड क्लेम्स और खर्चों के प्रेजेंट वैल्यू जो कि प्रीमियम के प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल वह करने की कोशिश करते हैं। और यह एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें वैल्यू है मनी की प्रेजेंट वैल्यू को क्या किया जाता है, माइंड में रखा जाता है। दिस एंश्योर्स दैट द इंश्योरर रिमेन्स फाइनेंशियली साउंड, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बीमाकर्ता आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे। एलिमेंट्स ऑफ प्रीमियम कैलकुलेशन, यानी प्रीमियम निर्धारण के तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कि किन बातों का ध्यान में रख के प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। पहला है मोर्टेलिटी, यानी कि मृत्यु दर। मोर्टेलिटी रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ एट ए पर्टिकुलर एज, यानी कि मृत्यु दर किसी विशेष आयु पर मृत्यु की संभावना को दर्शाती है। इट इज डिटरमाइंड थ्रू मोर्टेलिटी टेबल्स, यानी कि इसे मृत्यु सारणियों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। यानी कि पर्टिकुलर एज में, जैसे आज हम बात करें 70 से 80 की एज में जनरली डेथ रेट ज़्यादा होती है। तो एक मोर्टेलिटी की जो टेबल्स होती है जो कि स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से हमें मिल जाती है या यूके स्टैटिस्टिकल डेटा में जो होती है, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड किया जाता है, प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। यदि मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है तो प्रीमियम भी क्या होगा, ज़्यादा। यानी कि अगर मृत्यु दर ज़्यादा होती है तो प्रीमियम की अमाउंट या प्रीमियम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ब्याज की बात करें इंटरेस्ट की, यानी ब्याज की। द इंश्योरर इन्वेस्ट प्रीमियम्स एंड अर्न्स इंटरेस्ट, यानी कि जो बीमा करता है वो प्रीमियम का निवेश करके ब्याज अर्जित करता है। जैसे मान लो ये बीमा कंपनी है, ठीक है, ये आपका क्या है, बीमा कंपनी है।
आपने इसको क्या किया, प्रीमियम पे किया, तो बीमा कंपनी अपने पास नहीं रखती, इसको क्या करती है, आगे इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करती है तो वहाँ से अर्निंग भी कमाती है, यानी कि इंटरेस्ट भी उसे मिलता है। तो जब इंटरेस्ट उसे मिलता है, तो अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो वह यहाँ पे प्रीमियम क्या रखेगी, कम रख लेगी, और यदि इंटरेस्ट कम मिलता है तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। हायर इंटरेस्ट रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन, यानी कि यदि ब्याज ज़्यादा मिलता है तो प्रीमियम क्या हो सकता है, कम हो सकता है। हायर इंटरेस्ट लोअर प्रीमियम, यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो प्रीमियम कम हो जाएगा। अब बात करें एक्सपेंसेस की, यानी खर्चे। कंपनी कई तरीके के खर्चे करती है, लाइक इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव, कमीशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि इसमें प्रशासनिक खर्चे, कमीशन और संचालन व्यय आदि शामिल होते हैं। यदि खर्चे ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी प्रीमियम भी क्या रखेगी, ज़्यादा रखेगी, और यदि खर्चे कम होते हैं तो प्रीमियम कम हो सकता है, यानी अधिक खर्चे अधिक को लीड करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीमियम्स की, यानी कि प्रीमियम के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। एक होता है नेट प्रीमियम, शुद्ध प्रीमियम। इट कवर्स ओनली द रिस्क, यानी कि मोर्टेलिटी फैक्टर को देखता है, यह केवल जोखिम को कवर करता है। जैसे क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो जोखिम उसमें किसकी है, डेथ की ही है। तो ये सिर्फ जो रिस्क है, मृत्यु वाली रिस्क है, मृत्यु दर है, केवल उसी को कवर करता है। वही बात करें, एक होता है ग्रोस प्रीमियम, यानी कि सकल प्रीमियम। इट इंक्लूड्स नेट प्रीमियम प्लस एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि इसमें शुद्ध प्रीमियम के साथ साथ व्यय और लाभ भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी कि नेट प्रीमियम में सिर्फ कवर करता है रिस्क को, ग्रॉस प्रीमियम नेट प्रीमियम को, नेट प्रीमियम मतलब रिस्क को, एक्सपेंसेस को एंड प्रॉफिट, इन तीनों को क्या करता है, देखता है, तीनों को कवर करता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रीमियम पेमेंट, यानी प्रीमियम के भुगतान के तरीके क्या-क्या होते हैं। एक होता है सिंगल प्रीमियम, यानी कि एकमुश्त प्रीमियम दे दो, एक बार में चुका दो, यानी कि आपने जो लमसम पेमेंट होता है, आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया 2026 में, और आपने बीमा करवाया है 2056 तक का। तो आपने यहाँ पे एक साथ ही लमसम में क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप एक बार पेमेंट कर दो। एक होता है लेवल प्रीमियम, यानी कि इक्वल प्रीमियम देते रहो, समान राशि से आप नियमित भुगतान, यानी कि आपने कहा मंथली में हज़ार-हज़ार रुपए दूँगा और 2056 तक देता रहूँगा, ठीक है। एक होता है रेगुलर प्रीमियम, यानी कि नियमित प्रीमियम, जिसमें आप मासिक भुगतान के अकॉर्डिंग आप देते रहो, यानी कि एक बार समान राशि आप नियमित भुगतान में करते रहो, यानी उसमें थोड़ा लंबा गैप आ जाता है। और रेगुलर प्रीमियम में क्या, और अपने टाइम, या तो वो मंथली होता है या एनुअली होता है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम दे सकते हो। कौन-कौन से फैक्टर है जो प्रीमियम को क्या करते हैं, अफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि कौन से फैक्टर प्रीमियम की अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहला होता है ऐज एंड जेंडर, यानी कि आयु और लिंग। यदि आप यंग एज में हो तो ज़ाहिर-सी है कि प्रीमियम कम देना होगा, और यदि ओल्ड एज में हो, क्योंकि ओल्ड एज में मरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, वहाँ आपका प्रीमियम ज़्यादा होता है। हेल्थ कंडीशन, यानी कि स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, यदि आप बीमार रहते हो, रुग्ण रहते हो तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, कम रहते हो तो कम होगा। ऑक्यूपेशन रिस्क, यानी कि आप काम किस तरीके का करते हो, व्यवसाय कैसा आपका, अगर आपका व्यवसाय जैसे आप पेट्रोल पंप पे काम करते हो, या फिर आप कोई बारूद की फैक्ट्री में काम करते हो, या इस तरीके की जगह काम करते हो जहाँ पे डेथ के चांसेस ज़्यादा है, जैसे आप बिजली में खंबे-वंबे जो तार-वार है वहाँ काम करते हो, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्क होता है। तो आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, वहाँ पे मोर्टेलिटी की रिस्क कैसी है, वो भी आपका प्रीमियम डिसाइड करेगी। पॉलिसी टर्म एंड सम एश्योर्ड, यानी कि पॉलिसी की अवधि और बीमित राशि क्या है, वह आपका प्रीमियम डिसाइड करेगी, यानी कि आपने कितने साल का प्रीमियम लिया है, कितनी अमाउंट का प्रीमियम लिया है, तो सॉरी कितनी अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो ये आपके प्रीमियम की अमाउंट को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। एंड लाइफ़स्टाइल हैबिट्स, जीवन शैली कैसी है? आप खाना किस तरीके का खाते हो, या आपकी जो कहीं आप धूम्रपान, शराब या गांजा चरस तो नहीं कर रहे? तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती है, आपके प्रीमियम को अफ़ेक्ट करती है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक प्रीमियम कैलकुलेशन, यानी कि ये जो वैज्ञानिक आधारित जो प्रीमियम की गणना होती है, उसका क्या महत्व है, क्यों किया जाए ऐसा? इट एन्श्योर्स सॉल्वेंसी ऑफ इंश्योरर, यानी कि बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। यदि जो बीमा कंपनी है वो साइंटिफिक प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं करेगी, तो दावों में ही वह क्या हो जाएगी, उसका दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि वह तो दावों, क्योंकि दावे एक बड़ी अमाउंट के होते हैं, तो वह कहीं न कहीं सॉल्वेंट हो जाएगी, यानी कि उसकी खुद की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वह डगमगा जाएगी। तो उससे बचने के लिए कंपनियाँ क्या करती है, साइंटिफिक प्रीमियम कैलकुलेट करती है। इट प्रिवेंट्स अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग, यानी कि गलत मूल्य निर्धारण से बचता है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने प्रीमियम कम डिसाइड कर दिया, दावा ज़्यादा है, कहीं ऐसा नहीं कि हमने प्रीमियम ज़्यादा डिसाइड कर दिया, दावा कम है। उस चीज़ से बचने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेशन ज़रूरी है। इट मेंटेन्स फेयरनेस अमंग पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि पॉलिसी धारकों में क्या करता है, ये फेयरनेस को मोटिवेट करता है, या फेयरवेस को बनाए रखता है, कि वहाँ समानता बनी रहे। फिर है इट हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी दीर्घकालीन स्थिरता भी सुनिश्चित करने के लिए इसका महत्व है।
अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन लाइफ इंश्योरेंस कि जीवन बीमा में दावा किस तरीके से निपटाए जाते हैं। Claim settlement is the most important function of the life insurance as it fulfill the promise made by the insurer। यानी कि दावा निपटान जीवन बीमा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह बीमाकर्ता द्वारा किए गए वादे को पूरा करता है। यानी कि वही तो बात है, आप यहाँ पे प्रीमियम दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हो, तो यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो डिपेंडेंट हैं वो क्लेम करेंगे। यदि आप ना हो उस पीरियड में तो आप क्लेम करोगे, आपको आपकी मैच्योरिटी पे आपको पेमेंट मिलना है। तो क्योंकि यहाँ पे आपके बीच में प्रॉमिस यानी कि आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो इसी बात के लिए तो हुआ कि अगर आपकी उस ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो आपके डिपेंडेंट्स को मिलेगा, नहीं होती है तो आपको मिल जाएगा। तो कंपनी अपना ये जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल करती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ग्रॉस क्लेम का सेटलमेंट करना होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। The efficiency of an insurance company is judged by its claim settlement process। बीमा कंपनी की कार्यकुशलता का मूल्यांकन उसके दावा निपटाने के आधार पे ही किया जाता है। यानी जितना जल्दी वह दावा निपटाती है यानी क्लेम का सेटलमेंट करती है, उतनी ही एफिशिएंट वह कंपनी मानी जाएगी। टाइप्स ऑफ क्लेम्स यानी कि क्लेम दावे के प्रकार क्या है, तो दो ही तरीके का होता है। या तो डेथ हो जाएगी इंश्योर की, यानी कि जिसने इंश्योर करवाया इंश्योरेंस जिसने करवाया है, या तो उसकी डेथ हो जाएगी या फिर वह ज़िंदा रहेगा तो वही वो मैच्योरिटी पे क्लेम करेगा कि भैया आप 20 साल का बीमा करवाया था, हम 20 साल तक ज़िंदा हैं, आप हमें दे दो हमारा पेमेंट। तो एक तो होता है डेथ क्लेम, एक होता है मैच्योरिटी क्लेम। डेथ क्लेम क्या होता है? अराइजेज व्हेन द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। यानी कि जब बीमित की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाती है, द सम एश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी। तो बीमित राशि नामांकित व्यक्ति को क्या कर दी जाती है? दे दी जाती है। यहाँ पे राम नाम के व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया था, राम की डेथ हो जाती है, तब राम की जो फैमिली होती है या फिर राम ने जिसको भी नॉमिनी बनाया था वह क्या करता है? क्लेम करता है। तो इस क्लेम की अमाउंट इस नॉमिनी को मिल जाती है, इसे डेथ क्लेम कहते हैं। वहीं मैच्योरिटी क्लेम में क्या होता है? राम जिंदा रहा, जितनी जो है वो थी अवधि रही उसमें, तो राम खुद क्या करेंगे? अब क्लेम करेंगे, और क्लेम करेंगे तो राम को वह पूरी क्लेम सेटलमेंट उनको मिल जाएगा। इट अराइजेज व्हेन द पॉलिसी टर्म इज कंप्लीटेड द अमाउंट इज पेड टू द पॉलिसी होल्डर। यानी कि जब पॉलिसी अवधि पूरी हो जाती है तो राशि पॉलिसी धारक को दे दी जाती है। डिटेल क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, विस्तृत दावा निपटान प्रक्रिया क्या है, यानी किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले इंटीमेशन ऑफ क्लेम, यानी कि दावा की सूचना दी जाए। द नॉमिनी इन्फॉर्म्स द इंश्योरर अबाउट द इवेंट। यानी कि जैसे मान लो अभी हमने कहा राम नाम के व्यक्ति ने क्या करवा रखा था? इंश्योरेंस करवा रखा और एलआईसी से करवा रखा था। राम की किसी सड़क दुर्घटना में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब जो भी नॉमिनी था या जो भी डिपेंडेंट थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया? बीमा कंपनी को इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई साहब ऐसा हो गया है, तो इंटीमेशन देंगे, ठीक है। फिर उसके रिगार्डिंग वह डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, यानी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन से दस्तावेज होगा? क्लेम फॉर्म लगेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल रिपोर्ट लगेंगे एंड आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। यानी कि दावा प्रपत्र, पॉलिसी दस्तावेज, मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सा रिकॉर्ड और पहचान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट की क्या होगी? फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच प्रक्रिया होगी। इन अर्ली क्लेम्स और सस्पिशियस केसेस डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड। यानी कि यदि प्रारंभिक दावे हैं या संदिग्ध मामले हैं तो वहाँ विस्तृत जांच होती है। प्रारंभिक दावे का मतलब होता है कि आपने 2026 में क्या करवाया? इंश्योरेंस करवाया, और 3 महीने में क्या होगी? डेथ होगी। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये जानबूझ के तो नहीं करवाया हुआ था, या फिर ये कमाने के चक्कर में तो नहीं किया गया। तो ऐसे मामलों की जाँच थोड़ी डिटेल में हो जाती है। 2000 जैसे आपने 26 में इंश्योरेंस करवाया था और आपने 2056 तक आपकी पॉलिसी चलने वाली थी। 2050 में जाके इंश्योर्ड की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। तो इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करता है कि अर्ली क्लेम्स है या सस्पिशियस केस है, उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अप्रूव हो जाता है, और अप्रूव के बाद सेटलमेंट हो जाता है, यानी कि स्वीकृति एवं भुगतान। आफ्टर वेरिफिकेशन द क्लेम इज अप्रूव्ड एंड अमाउंट इज पेड। यानी कि सत्यापन के बाद दावा स्वीकृत किया जाता है और राशि का भुगतान हो जाता है। यानी कि इसकी प्रोसेस क्या है? पहले इंटीमेशन देना, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना, इन्वेस्टिगेशन करना और अप्रूवल के बाद सेटलमेंट हो जाना। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेथ क्लेम्स की, यानी मृत्यु दावों के प्रकार क्या है। तो दो तरीके के, एक तो आपने बीमा करवाया, बीमा करवाते ही अर्ली क्लेम हो गया, यानी कि जल्दी ही डेथ विद इन 2 और 3 ईयर्स, यानी कि मोर स्क्रूटनी होगी, यानी कि जल्दी ही एलआईसी करवाई, यानी कि इंश्योरेंस करवाया और करवाते ही बहुत जल्दी 1-2 साल में ही क्या हो जाएगा? डेथ होना अर्ली क्लेम कहा जाएगा, प्रारंभिक दावा कहा जाएगा, और उसमें अधिक जाँच की जाएगी, डिटेल में की जाएगी। फिर आता है नॉन अर्ली क्लेम, कि डेथ आफ्टर लॉन्ग पीरियड।
जिसमें कम जाँच की ज़रूरत होती है, यानी आपने 20 साल का बीमा करवाया लेकिन 15-16 साल बाद क्या होती है, डेथ होती है, यानी कि आराम से 10-12 साल बाद भी होती है तो माना जाएगा कि ठीक है भाई नेचुरल है, ऐसा होना था। तो वहाँ पे जाँच थोड़ी कम की जाती है। तो 2 तरीके के हो गए, अर्ली क्लेम एंड नॉन अर्ली क्लेम। इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर क्लेम, यानी कि महत्वपूर्ण शर्तें क्या है जब क्लेम किया जाता है, दावा किया जाता है। पहला, पॉलिसी मस्ट बी एक्टिव इन फोर्स, यानी कि आपकी जो पॉलिसी है वह सक्रिय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके प्रीमियम ड्यू चल रहे हैं, कई सालों से आपने प्रीमियम पे नहीं किया, पॉलिसी डेड हो चुकी है, नहीं। पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। सेकंड, प्रीमियम मस्ट बी पेड, कि प्रीमियम का भुगतान हुआ हुआ होना चाहिए। पॉलिसी, क्योंकि अगर प्रीमियम टाइम टू टाइम पे होंगे तो पॉलिसी अपनी रहेगी, एक्टिव रहेगी। नो फ्रॉड और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि कोई धोखाधड़ी या तथ्य छिपाने जैसा नहीं होना चाहिए। एंड नॉमिनेशन मस्ट बी वैलिड, यानी कि जो नामांकन है वह क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इलीगल नॉमिनी करवा रखा है, तो नॉमिनेशन इसका मस्ट वैलिड होना चाहिए। तो 4 प्रोसेस 4 स्टेप में है। क्लेम तभी होगा, एक्टिव पॉलिसी होगी, आपकी पॉलिसी एक्टिव होगी, प्रीमियम आपके टाइम टू टाइम पे होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए और नॉमिनेशन आपका वैलिडेट होना चाहिए, तब जाके क्लेम ईज़िली सेटलमेंट हो जाते हैं। रीजंस फॉर डिले और रिजेक्शन, यानी कई बार दावों में क्या होती है, देरी हो जाती है या दावे रिजेक्ट हो जाते हैं क्लेम, क्या कारण है उसके? पहला ही है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अधूरे दस्तावेज सबमिट करना, आपने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दे दिए या फिर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कम है, तो दावा थोड़ा सा डिले हो जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि गलत जानकारी देना या फैक्ट्स का गलत तरीके से बताना। पॉलिसी लैप्स, यानी पॉलिसी आपकी समाप्त हो गई हो, उसके बाद आप चाहे कुछ भी करो, नहीं होना कुछ। एंड सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, कई बार संदिग्ध परिस्थितियाँ बन जाती है कि ये क्या है, ये सुसाइड तो नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉलिसी में कवर नहीं हो रही, तो वो सारी चीज़ें इसमें सस्पिशियस होती है, तब दावा या जो क्लेम है वो कई बार डिले हो जाता है। इम्पोर्टेंट ऑफ क्लेम सेटलमेंट, यानी कि महत्व क्या है दावा निपटान का? इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन इंश्योरेंस सिस्टम, यानी कि अगर टाइम पे आपका क्लेम सेटल्ड होता है तो बीमा प्रणाली में ये लोगों का क्या करता है, विश्वास बढ़ाता है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिलीफ टू फैमिली, ये परिवार को आर्थिक राहत देता है। भाई इसी के लिए तो इंश्योरेंस किया जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब यही है कि डिपेंडेंस को क्या देना, फाइनेंशियली रिलीफ प्रोवाइड करवाना। इट इनहेंस गुडविल ऑफ इंश्योरर, और अगर बीमाकर्ता टाइम पे आपका क्लेम सेटल कर रहा है तो ये बीमा कंपनी या बीमाकर्ता की साख को या यूँ कहे उसकी ख्याति को बढ़ाता है। एंड इट एंश्योर्स सोशल सिक्योरिटी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा दैट मीन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ये क्या करता है, एंश्योर करता है। तो इन सब में क्लेम सेटल इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय सामान्य बीमा निगम, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। देखो 2 तरीके का इंश्योरेंस होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उन्हें जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है, और जनरल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है जीआई, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड लाइफ इंश्योरेंस करने वाले का नाम क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जनरल इंश्योरेंस में लाइक जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट का हो, थेफ्ट नहीं होता होगा, यानी लाइफ के अलावा जितने भी बचते हैं वो सारे जनरल इंश्योरेंस कंसिडर होते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जीआईसी, इज ए गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड ऑन 22 November 1972 आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। कि भारतीय सामान्य बीमा निगम एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है जिसकी स्थापना 1972 में सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद की गई। It functioned as a holding company for general insurance companies, but later it became the sole national reinsurer of the country। यानी कि प्रारंभ में ये सामान्य बीमा कंपनियों की एक होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करती थी, लेकिन बाद में यह देश की एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा कर्ता कंपनी बन गई। यानी कि 22 नवंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, जब जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय का भी सरकार ने क्या कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो शुरुआत में ये कुछ कंपनियों की क्या थी, एक होल्डिंग कंपनी थी, लेकिन बाद में यानी कि 2003 में इसे क्या कर दिया, पुनर्बीमा करता है, री इंश्योरर के तौर पे इसे इस्टेब्लिश किया गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। बिफोर नेशनलाइजेशन मैनी प्राइवेट कंपनीज वर ऑपरेटिंग इन जनरल इंश्योरेंस विच लेड टू अनहेल्दी कंपटीशन एंड मल प्रैक्टिस, यानी कि राष्ट्रीयकरण से पहले कई निजी कंपनियां सामान्य बीमा का कार्य कर रही थी, जिससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और अनियमितताएं उत्पन्न हो रही थी।
टू रेगुलेट दिस द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन 1972। इसे नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1972 में सामान्य बीमा व्यवसाय का ही राष्ट्रीयकरण कर दिया। और सामान्य बीमा व्यवसाय का जैसे राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने जीआईसी की क्या करी, स्थापना करी। डेट 22 नवंबर 1972 आपको याद होनी चाहिए। वहीं एलआईसी की बात करें तो 1 सितंबर 1956। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, इसका संगठनात्मक संरचना क्या है। इनिशियली जीआईसी हैड 4 सब्सिडरीज, यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। यानी प्रारंभ में जीआईसी की 4 सहायक कंपनियां थी, जिसमें नेशनल थी, न्यू इंडिया थी, ओरिएंटल थी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस थी। लेटर इन 2003 these subsidiaries were separated and GIC became a reinsurance company। 2003 में इन कंपनियों को अलग कर दिया गया और जीआईसी को एक पुनर्बीमा कंपनी के तौर पे बना दिया गया। यानी कि 1972 में एक्ट बना, जीआईसी स्टैब्लिश हुई और फिर जनरल इंश्योरेंस का क्या बना दिया इसे, एक तरीके से अपेक्स इंस्टीट्यूट इसको बना दिया। मीनिंग क्या होता है री इंश्योरेंस का, क्योंकि भाई जीआईसी एक री इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे काम करती है, तो पुनर्बीमा का अर्थ क्या होता है। Reinsurance is the process by which an insurance company transfer a part of its risk to another insurer to reduce its liability। यानी पुनर्बीमा का वह प्रक्रिया है जिसमें एक बीमा कंपनी अपने जोखिम का कुछ भाग दूसरी बीमा कंपनी को स्थानांतरित कर देती है ताकि उसकी जिम्मेदारी कम हो सके। जैसे मान लो यहाँ पे राम नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक कंपनी से क्या करवाया, एक जनरल इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। एक कंपनी ने क्या किया, इसका एक पार्ट आगे जीआईसी से क्या कर लिया, तो ट्रांसफर कर दिया। यानी 80% या यूँ कहे 80% अपने पास रखा और 20% यहाँ ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीआईसी में री इंश्योरेंस हो रहा है, यानी कि अब ए कंपनी अपनी रिस्क को किसको ट्रांसफर कर रही है, जीआईसी को कर रही है। तो यह क्या कहा जाएगा, री इंश्योरेंस कहा जाएगा। राम और ए के बीच में जो हो रहा है उसे कहेंगे इंश्योरेंस, और ए और जीआईसी के बीच हो रहा है इसे कहेंगे री इंश्योरेंस। फंक्शन ऑफ जीआईसी, यानी जीआईसी के कार्य क्या है, क्या काम करता है जीआईसी। पहला काम है री इंश्योरेंस फंक्शन, यानी पुनर्बीमा का काम। इट प्रोवाइड्स री इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंश्योरर, यानी बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा सुविधा प्रदान करना। रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इट स्प्रेड्स रिस्क ग्लोबली, जोखिम वितरण का काम करता है, जोखिम को वैश्विक स्तर पर ये फैलाता है। इट एडवाइजरी रोल, यानी कि ये परामर्श का काम करता है। इट गाइड्स इंश्योरेंस कंपनीज, ये बीमा कंपनियों को मार्गदर्शन देने का काम करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी अनुसंधान और विकास के काम करता है। इट प्रमोट्स इनोवेशन इन इंश्योरेंस, यानी कि बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है। तो ये सारे काम जीआईसी करता है, यानी कि रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन एट ग्लोबल लेवल, एडवाइजरी का वर्क होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट री इंश्योरेंस का काम ये करता है। इंपॉर्टेंस क्या है जीआईसी के, यानी महत्व क्या है इसका। इट प्रोटेक्ट्स इंश्योरर्स फ्रॉम कैटास्ट्रोफिक लॉसेज, यानी कि बीमाकर्ताओं को जो अचानक से बड़े नुकसान होते हैं उनसे ये बचाता है। क्योंकि जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पे कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस देती है, ये अपनी रिस्क किसको ट्रांसफर करती है, जीआईसी को ट्रांसफर करती है। यानी कि इनके बीच में क्या होता है, री इंश्योरेंस होता है। तो री इंश्योरेंस होता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो कैटास्ट्रोफिक जो लॉस होते हैं, इनके जो अचानक हो जाते हैं बड़े नुकसान होते हैं, उनसे इन कंपनियों को ये जीआईसी क्या करता है, प्रिवेंट करता है या प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहला काम तो यही है, यानी कि इंपॉर्टेंस तो यही है। सेकंड, इट एनहेंसेस कैपेसिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये बीमा कंपनियों की क्षमता बढ़ाता है। क्योंकि एक जो रिस्क है उसका कुछ पार्ट जीआईसी को ट्रांसफर होता है, तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों की जो इंश्योरेंस कैपेसिटी है वह क्या होती है, इनहेंस होती है। इट मेंटेन्स स्टेबिलिटी इन इंश्योरेंस सेक्टर, और ये बीमा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखता है। एंड इट सपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड्स, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समर्थन देता है। क्योंकि देखो लाइफ इंश्योरेंस तो सिर्फ अ, जीवन बीमा है जो कि एलआईसी करता है, उसके अलावा जितने भी बीमा है वो सारे जीआईसी करता है। जैसे हमने मरीन इंश्योरेंस पढ़ा था, समुद्री बीमा, तो समुद्री बीमा तो बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि सारा इंटरनेशनल बिजनेस ऑलमोस्ट मरीन के थ्रू ही होता है, यानी कि सी वेज में ही होता है। तो वहाँ यह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है या को प्रमोट करती है। रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जीआईसी का क्या रोल है। जीआईसी प्लेज ए की रोल इन मैनेजिंग लार्ज स्केल रिस्क सच एज नेचुरल डिजास्टर्स एंड इंडस्ट्रियल लॉसेज, यानी कि जीआईसी बड़े पैमाने के जोखिमों जैसे प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक हानियों का प्रबंधन करता है। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ensuring that major risks are properly covered।
यह सुनिश्चित करता है कि बड़े जोखिम सही तरीके से कवर हो ताकि आर्थिक विकास में योगदान हो सके। जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, किस तरीके का ये एग्रीमेंट होता है। जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस एंड इज मेनली कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी। सामान्य बीमा में जीवन बीमा के अलावा सभी प्रकार के बीमा शामिल होते हैं और यह मुख्यतः संपत्ति और दायित्व की सुरक्षा से संबंधित होते हैं। इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म कवरेज अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क। यह विशिष्ट जोखिमों के विरुद्ध अल्पकालीन सुरक्षा प्रदान करता है। मीनिंग क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी अंडर विच द इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी। सामान्य बीमा एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है। क्षतिपूर्ति अनुबंध का मतलब होता है जो लॉस होता है इंश्योर्ड को, उस लॉस को ये क्या करता है, कंपनसेट करता है, उसका रीपेमेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होता है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता संपत्ति या दायित्व से होने वाली वास्तविक हानि के लिए बीमित क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। यानी ध्यान रखना एक्चुअल लॉस को, ऐसे नहीं कि आपने इंश्योरेंस 30,000 का करवा रखा लेकिन आपको लॉस 15,000 का ही हुआ, तो आपको पेमेंट 15,000 का ही मिलेगा, यानी कि क्लेम आपको 15,000 का ही मिलेगा। जो एक्चुअल लॉस होता है उसी को ये इंडिमिनेट करते हैं। नेचर ऑफ जनरल इंश्योरेंस यानी कि इसका स्वरूप या यूं कई विशेषता क्या है? इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, यह क्षतिपूर्ति अनुबंध है। कंपनसेशन इज लिमिटेड टू एक्चुअल लॉस, क्षतिपूर्ति वास्तविक हानि तक ही सीमित होती है। जैसे मैंने अभी कहा 30 का बीमा था लेकिन आपका नुकसान 20,000 का हुआ है तो क्लेम आपको 20 का ही मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म यानी जनरली ये 1 ईयर का ऐसा ही होता है, अल्पकालीन अनुबंध होता है, आमतौर पे 1 साल का होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, ये एक लॉन्ग टर्म क्या है, इंश्योरेंस है, लॉन्ग टर्म अवधि का इंश्योरेंस, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं होता है। प्रीमियम मस्ट बी पेड इन एडवांस, प्रीमियम हमेशा एडवांस में ही देना होगा। ऐसा नहीं कि आपका पहले लॉस हो जाए उसके बाद आप सोचेंगे प्रीमियम दे कि नहीं दे। प्रीमियम आपको पहले देना पड़ता है। यदि आपका लॉस नहीं होता है तो प्रीमियम आया गया हो जाता है, लॉस होता है तो आपको क्लेम मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल, और आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, ये नवीनीकरण होता है, यानी कि इसको आप रिन्यू करवाते रहते हो। स्कोप क्या है जनरल इंश्योरेंस का, यानी कि क्षेत्र क्या है इसका? जनरल इंश्योरेंस कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ रिस्क, यानी कि सामान्य बीमा कई प्रकार की जोखिमों को कवर करता है, लाइक प्रॉपर्टी रिस्क, हेल्थ रिस्क, लाइबिलिटी रिस्क, बिजनेस रिस्क, यानी कि संपत्ति से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, दायित्व से संबंधित या व्यावसायिक जोखिम आदि को क्या करता है, ये कवर करता है, लाइक प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी, बिजनेस, हेल्थ एटसेट्रा। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितनी भी शायद चीज़ें होती है वो इसी में कवर की जाती है। डिटेल में समझ लेते हैं एक-एक को। सबसे जैसे फायर इंश्योरेंस होता है यानी अग्नि बीमा होता है, हमने ये यूनिट सेकंड में अच्छे से पढ़ा है। इट कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर एंड रिलेटेड रिस्क, यानी कि यह आग और उससे संबंधित जोखिमों से संपत्ति को होने वाले क्षति को कवर करता है। वहीं बात करें मरीन इंश्योरेंस की यानी कि समुद्री बीमा की, इट कवर्स रिस्क रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी ये माल के परिवहन से जुड़े जोखिमों को कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस सबको पता है स्वास्थ्य बीमा में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि यह चिकित्सा और अस्पताल खर्च को कवर करता है। मोटर इंश्योरेंस की बात करें जिसको जनरली हम व्हीकल इंश्योरेंस भी कहते हैं, इट कवर्स व्हीकल्स अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, थेफ्ट एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, यानी कि यह वाहनों को दुर्घटना, चोरी और तीसरे पक्ष के दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस यानी कि दायित्व बीमा, इट कवर्स लीगल लाइबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू डैमेज टू थर्ड पार्टीज, यानी कि यह तीसरे पक्ष को हुए नुकसान से उत्पन्न कानूनी दायित्व को कवर करता है। तो ये भी एक जनरल इंश्योरेंस ही है। प्रिंसिपल्स कौन-कौन से इस पे लागू होते हैं? पहला है इंडेमिनिटी का, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, एटमॉस्ट गुड फेथ का, सब्रोगेशन का, कंट्रीब्यूशन का। अब मैं यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में और थर्ड यूनिट में, हर यूनिट में हमने इनको डिटेल से ही स्टडी किया है। तो आप होप आपने वो सारे देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि मेजर पेपर है, यूनिट वाइज़ क्लास हम अपलोड कर चुके हैं, तो आपको सारी यूनिट को सेपरेटली देखना है। कोई बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी क्लास नहीं है। छोटी-छोटी इवन विदिन 1 आवर्स की हमने क्लास बनाई है, तो 4 से 5 घंटे में आपका पूरा मेजर पेपर हो रहा है। अब जो बच्चे वन शॉट की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा यूनिट वाइज़ आप आराम से देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सेपरेटली एक ही वीडियो में अपलोड आपके लिए करने वाले हैं। इसमें सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे क्षतिपूर्ति का, बीमा योग्य हित का, अत्यंत सद्भाव का, प्रतिस्थापन का, कंट्रीब्यूशन का, सारे लागू होते हैं। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है आपके एक्चुअल लॉस को ही बीमा कंपनी रिकवर करके देगी या ये कंपनसेट करेगी। बीमा योग्य हित का यानी कि नुकसान होने से आपकी प्रॉपर्टी या इनको डैमेज होने से आपको क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली लॉस होना चाहिए, ये आपका इंश्योरेबल
इंटरेस्ट कहा जाता है। अत्यंत सद्भाव का मतलब होता है जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो तो सारे जो फैक्ट हैं वो आपको क्या करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहता है यदि किसी थर्ड पार्टी की वजह से लॉस होता है बीमित को, तो शुरुआत में तो कंपनी पे करती है बीमित को, लेकिन बाद में इस थर्ड पार्टी से कंपनी वसूल कर सकती है। कंट्रीब्यूशन का जो नियम है या प्रिंसिपल वो कहता है कि यदि आपने एक ही रिस्क के लिए 2 या 3 जगह से क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ऐसा नहीं कि आपका जैसे नुकसान 50,000 का हुआ, तो आपने ए से भी 50,000 ले लिए, बी से भी ले लिए, सी से भी ले लिए, नहीं। यहाँ पे ये 50,000 इन तीनों में बँट जाएँगे, आपको मिलने वाले हैं केवल 50,000। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इंश्योरेंस प्रॉफिट का नहीं है। इंश्योरेंस उस रिस्क की वजह से जो आपको लॉस हुआ, उसको कवर करने का साधन होता है। इम्पोर्टेंस क्या है जनरल इंश्योरेंस का, महत्व देख लेते हैं। इट प्रोटेक्ट्स एसेट्स एंड बिजनेस, यानी कि ये संपत्ति और व्यवसाय की सुरक्षा प्रदान करता है। इट रिड्यूस फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, ये आर्थिक अनिश्चितता को कम करता है। इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। एंड इट इंक्रेजेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करने का काम करता है। लिमिटेशंस क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं। पहला, इट डज़ नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, यानी कि हर प्रकार की जोखिमों को कवर नहीं करता, स्पेसिफाइड जोखिमों को ये कवर करता है। इट रिक्वायर्स रेगुलर रिन्यूअल, इसमें नियमित नवीनीकरण आवश्यक है क्योंकि जनरली ये 1 साल के लिए होता है, उसके बाद आप उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। एंड क्लेम प्रोसेस में भी कॉम्प्लेक्स, दावा जो प्रक्रिया है इसकी जटिल हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेचीदगी इसमें होती है। डिफरेंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में, दोनों में क्या अंतर है? लाइफ इंश्योरेंस डील्स विद ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो ह्यूमन लाइफ के साथ डील करती है, यानी कि एक पर्टिकुलर अगर टाइम ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को क्लेम मिल जाता है, नहीं होती है तो खुद इंश्योर्ड को इसमें से क्लेम मिल जाता है। जनरल इंश्योरेंस डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी, यानी कि वहीं सामान्य बीमा संपत्ति या दायित्व से संबंधित होता है, यानी कि इसमें मरीन इंश्योरेंस हो गया तो जहाज का भी होता है, फ्रेट का भी होता है, कार्गो का भी होता है। और यदि फायर इंश्योरेंस है तो वो आपकी प्रॉपर्टी इनसे रिलेटेड होता है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है तो लायबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है कि आपकी वजह से अगर किसी थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान हुआ है तो बीमा कंपनी उसको देख लेती है। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, वहीं लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमने चारों यूनिट आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। तो बीएडएम पेपर जो इंश्योरेंस पेपर है, और मैं आपको दोबारा बता दूँ, शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने पहली बार बीकॉम के सिलेबस में ये पेपर ऐड किया है। मार्केट में आपको इसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। करियर एडुनेस्ट पर आपको इस पेपर की पूरी क्लास अपलोड हो चुकी है यूनिट वाइज, और दोनों लैंग्वेज में अपलोड हुई है। तो जो भी स्टूडेंट है बीकॉम के, उन सबको आप ये ज़रूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है तो डेफ़िनेटली आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट विज़िट करनी होगी, जहाँ सेमेस्टर 6th में आपको ये अ, जो क्या है पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो यही कहूँगा, स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस एंड कीप स्टडिंग। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।